तो आज हम सेट कर रहे हैं 2020 का सीबीएसई मैथ्स, जिसके अंदर टोटल 6 डिफरेंट सेट्स थे और आज का सेट है 30/3। लेकिन इस पर एक इम्पॉर्टेंट बात बताने लायक ये है कि ये स्टैंडर्ड है। बेसिक वाला भी करेंगे हम। टोटल 6 डिफरेंट सेट्स हैं। डिफरेंट कहने का मतलब उनके क्वेश्चंस लगभग 10-20% ही मैच करते हैं, बस बाकी सब बिल्कुल अलग होते हैं। प्रीवियस सेट 30/2 मैं करा चुका हूँ। अगला सेट 30/4 कराने वाला हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। इस वीडियो में हम करेंगे 10 क्वेश्चंस 1 1 मार्क्स के, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 2021 में। इस बात को ध्यान रखना। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बोल रहा है एच सी एफ ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, एच सी एफ ऑफ किस किस का एच सी एफ निकालना है? 135 और 225 का एच सी एफ निकालना है। ठीक है, तो 135 कुछ ऐसा दिख रहा है, 45 × 3। वैसे 5 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं इनको, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ऐसे ही करना। ठीक है, देखते हैं कम टाइम किससे लगता है। 45 × 3 ऐसा दिख रहा है ये। 45 का मतलब क्या है? 9 5 × 45 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 3 की पावर 3 × 5। सही है। 225 क्या होता है? 15 15 225 होता है। तो उसका मतलब ये क्या आ गया? 3 3 5 5। तो ये हो गया 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। एसएफ में क्या करते हैं कि जो सबसे छोटी पावर होती है उनको ले, जैसे 3 की पावर 2 है या 3 की पावर 3 है, तो एचसीएफ लेते समय हम छोटी पावर लेंगे। 3 की पावर 2 ले लिया हमने, मल्टीप्लाई, इन दोनों में छोटी पावर कौन है? 5। तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया? 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। समझ में आया? अच्छा लगा? ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, किसी और तरीके से करना चाहो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, नाराज नहीं होना है कि ऐसे कौन से, ये कौन सा तरीके से करा दिया। जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जिस तरीके का मतलब क्या है, वो ऐसा ऐसा करने वाला जो तरीका होता है ऐसे करते हैं। ठीक है, 135 लिखते हैं, समझ गए होगे तुम लोग, होशियार हो। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो जिनको थोड़ी थोड़ी चीजें मालूम है, जैसे यहाँ पर 225 आया था अभी पिछले क्वेश्चन में, अगर जिन बच्चों को याद है 15 15 225 होता है, उनके लिए आसान हो जाता है ये सब करना। ठीक है, 15 15 15 × 15 225 होता है, ये मालूम है इसलिए आसान हो जाता है। वहाँ 135 था, बहुत से बच्चे जानते हैं कि ये 15 9 ज़ा 135 होता है, तो 15 तो वैसे ही नहीं एलिमिनेट कर देते। ठीक है, तो ये सब स्मार्ट चीज़ें हैं करने के लिए। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इंटू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही चीज़ है। 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर लिख लें क्या अब? 4 3 ज़ा 12, ये देखो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या पूछ रहा है? एक्सपोनेंट ऑफ 2, यानी 2 की पावर 4 हो गया ना यहाँ पर। 2 की पावर 4, इसका मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन में कोशिश ये किया करो कि मुझसे पहले किया करो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन करना है, उसके बाद उसके बाद आंसर देखा करो। ठीक है, अपनी तैयारी चेक कर लो कि क्या तैयारी हो पाई है अभी तक। ठीक है, एग्जाम्स नज़दीक है, बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में। और कोई भी बुक ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर ये सारे 6 सेट मिल जाएं। 6 स्टैंडर्ड के, 6 बेसिक के, यानी कि टोटल 12 सेट्स हैं 2020 के। ठीक है, 2020 के टोटल 6 सेट, 12 सेट्स हैं, मतलब 6 स्टैंडर्ड और 6 बेसिक। किसी भी बुक में नहीं दिए होंगे।
तो ये अच्छा मौका है, अपने प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं, उन्हें भी देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सेट्स मिलेंगे, शेयर करो, अगर कोई तुम्हारा दोस्त हो तो, और नहीं हो तो बना लो। क्वेश्चन नंबर 3, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हुज, ये एक जनरल टर्म दे दिया है, यानी एन टर्म दे दिया, 3n+7, ठीक है। ये जनरल टर्म दे दिया 3n+7, मतलब जनरल टर्म है, मतलब कहीं पर भी मान लो मैं वन रखते ए वन रख दूंगा तो पहला टर्म आ जाएगा, जैसे 3 × 1+7 पहला टर्म आ गया, A2 रख दूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगा, जैसे 3 × 2+7, ठीक है। A3 रख दूंगा तो तीसरा आ जाएगा, 3 × 3। तो मतलब कहने का ये है कि एक जनरल बात बता दी कि जो एपी है ना उसके टर्म्स ऐसे दिखते हैं, वैल्यू रख दोगे ना जिस भी एन की, वही वाला टर्म निकल आएगा, तो उसका ये कॉमन डिफरेंस बताना है। किसी से भी निकाल लो, मैं पहले दो से निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 7 से 7 तो वैसे ही कट जाएगा, बच्चे ये दोनों, तो 3 आ गया, देखो बिना सॉल्व करे तब भी कर देता हूँ मैं, चलो ठीक है। ये 3 × 1 = 3 + 7 10, तो A1 तो हो गया 10, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। 3 × 2 = 6, 7 6 13 यहाँ लिख लेते हैं, देखो 3 आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो बिल्कुल भी एनसीईआरटी में नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ए परफेक्ट स्क्वायर, और कुछ बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ऐसा लैम्डा बताओ जिसके लिए ये पूरी इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, सही है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनना है, देखो यहाँ पर, देखो ये दिख रहा है A², यहाँ पर कुछ B² होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए 2AB। तो ए तो साफ साफ दिख रहा है, ए तो एक्स ही होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। 2AB, यानी 2 इसमें से जाना चाहिए, यानी 4 में से 2 तो जाना ही चाहिए, तो उसको ऐसे लिख लूँ क्या थोड़ा अच्छे से, 2A, यानी ये मेरा बी है, ये क्या है मेरा, ये मेरा बी है। अब बी का मतलब क्या है, 2², इसका मतलब लैम्डा क्या है मेरा, 2²। मिल गया आंसर, x² + 2AB, ठीक है। इसका मतलब मेरा लैम्डा क्या है, लैम्डा तो मेरा हो जाएगा 4, और ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन गया, देखो ये A+B का होल स्क्वायर बन गया ना, तो परफेक्ट स्क्वायर ऐसे ही तो नंबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। 2 × 2 = 4, तो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा लगा, डिफरेंट लगा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होती हैं, जब लाइंस कैसी हो, को इंसिडेंट हो, यानी कि एक जैसी दिखती हो, कोई फर्क ना हो लाइन में, ठीक है। एक ही लाइन है वो, बस दिखती अलग है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ऐसी के की वैल्यू बताओ जो, जिससे कि ये दोनों लाइन जो है एक जैसी बन जाए, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में तो जरा देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि के अगर मैं 1 रख दूं तो बात बन सकती है, ठीक है। लेकिन सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्या सिचुएशन क्या होती है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होता है। तो यहाँ A1 क्या है, K 1 1 K, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एक और है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। ये आ गया K² = 1, K = ±1। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दो आंसर आ रहे हैं, एक +1 आ रहा है और एक -1 आ रहा है। तो जरा चेक कर लेते हैं जरा 2 मिनट में फटाफट से, ठीक है। ऑप्शन में तो दिया ही होगा +-1 1 -1, ठीक है। तो एक बार 1 के लिए चेक करते हैं एक बार। तो ये हो गया x + y = 1 और x + y = 1, तो 1 तो है ही आंसर, सही है। तो 1 तो आंसर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। -1 को जरा चेक करते हैं, -x + y = 1, x - y = 1, तो ये दोनों क्या सेम दिखते हैं,
अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल लूँ तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ यानी कि x इज इक्वल टू 1 ही आंसर है। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था लेकिन तब भी घुमा डाला। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझे कैसे करना है। दो वैल्यूज आ सकती हैं, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, लेकिन हमें चेक कर लेना है फटाफट। यहाँ रख के 1 रखा तो दोनों लाइन सेम आई, -1 रखा तो दोनों लाइन सेम नहीं आई। अगर मैं यहाँ से माइनस हटाऊंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, जो कि इसके जैसा नहीं दिखता है। देखो एक छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अंदर भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक कर लिया। ठीक है, तो अच्छा लगा ये क्वेश्चन, स्टार लगा लो, उसको रिपीट करना है इसको फुर्सत में। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दिस दिस आर कंसेक्यूटिव टर्म। देखो ये तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन कराया, हालांकि सेम नहीं था पिछले सेट में, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, बिल्कुल याद हो गया होगा तो मैं तो अब तक। क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर कर देना होता है, क्योंकि अगर ये एपी के टर्म्स हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा। डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हो, जो होता है 2b इज इक्वल टू a+c, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, वो कॉमन डिफरेंस से ही आया है ये फॉर्मूला, 2b इज इक्वल टू a+c। तो ऐसे लिखते हैं ना, जब b माइनस ए इक्वल टू c माइनस बी, तो b को इधर ले, समझ गए। तो डायरेक्ट ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो, फार्मूला याद नहीं है तो जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो चलो ये वाला फार्मूला लगा लेता हूँ मैं भी। 2b इज इक्वल टू a+c। ठीक है, ABC मानते हैं इनको, जब ऐसा टाइप का यूज करते हैं ना, अगर तुमने पढ़ा हो पहले। ए, देखो मैं ये मान के ये पेपर सॉल्व करा रहा हूँ कि अब तक तुम काफी कुछ पढ़ चुके होगे। ठीक है, जीरो से नहीं पढ़ा रहा हूँ, कई सोचने लगोगे जीरो से नहीं पढ़ा रहे, ये मान के करा रहा हूँ कि तुम अब तक काफी कुछ पढ़ चुके होगे। 5+2 7p, ये सी कहाँ से आ गया। ठीक है, ये सी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर क्या आएगा, हाँ a+5p+5 आएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो 2p प्लस ये 7 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, तो 20 - 6 इज इक्वल टू 7p, 14 इज इक्वल टू 7p, p इज इक्वल टू 2। यानी p इज इक्वल टू 2 वो वैल्यू है जिसके लिए ये टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स बन जाएंगे एपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ये बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी कितने हैं। तो लास्ट टर्म भी बता सकता है हमें, ये लास्ट टर्म ही बता सकता है हमें कि कितने टर्म्स हैं इसमें। ठीक है नहीं, तो इसमें लिख देते हैं a+n-1d। n निकालना है, क्या फाइंड करना है, n। तो a कितना है हमारा, कहाँ है, 5। n-1d कितना है, 9 - 5 कितना होता है, 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 180 माइनस, 180 तो बाद में आएगा माइनस करने का। देखो 185 - 5 इक्वल टू n-1 × 4। तो ये आ गया 180 इज इक्वल टू n-1, क्योंकि n-1 और ये मल्टीप्लाइड है, 4 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ। नहीं डिवाइड करना है तो ब्रैकेट खोल लो। ठीक है, हाँ टेंशन में मत आ जाना कि ये क्या कर दिया, 180/4, तो यहाँ कर दो 180/4 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, 4 4 16 4 5 20, आई थिंक 45 आना चाहिए। देख लेते हैं एक बार 45 आ रहा है कि नहीं। 4 4 16 4 5 20 सही है। तो ये 46 इज इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें, 46। हमेशा कौन बताता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, लास्ट टर्म बताता है हमेशा, ध्यान रखना, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखोगे तो लाइफ में मौजा ही मौजा। क्वेश्चन नंबर 7, ये लिखा है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो कितने जीरोस हैं, जितने एक्स एक्सिस पे कट कर देती है लाइन उतने जीरोस हो जाते हैं। नंबर ऑफ जीरोस ही पूछे हैं, बस इतना से ही पूछ लिया, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये तो तुम कोई भी कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, A and B are the midpoints of this line segment joining this.
ए माइनस बी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो देखो ए की पॉइंट है 10, -6, और एक पॉइंट है हमारे पास k, 4, और ए और बी उसके मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ए और बी उसके मिड पॉइंट है, ए और बी। सही है, तो बोल, और एक और इक्वेशन दे दी है ऐसे, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, a-2b = 18, ये भी दे रखा है। फाइंड क्या करना है, के। सही है? क्या फाइंड करना है, के। तो देखो, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसको और इसको जोड़ो और आधा कर दो, यानी कि ए कितना होगा, 10 + k/2, और बी कितना होगा, 4 + 6/2, यानी -2/2 कितना होता है, -1। तो बी तो आ गया -1, और ए कितना आ गया, ए आ गया 10 + k/2, इसका तो कुछ नहीं हो रहा अभी। तो यहाँ रख के देखते हैं बस, और क्या करना है, यही तो बोल रहा है, इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। 10 + k/2 -2 × -1 = 18 है ना, 18। ये हो गया। कैल्शियम लें कि नहीं लें, चलो बाद में देखते हैं। तो ये है 10 + k/2 = माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 18 - 2 हो जाएगा, यानी आ गया 16। ये हो गया 10 + k/2 = 16। 16 × 2 = 32 होता है, k = 32 - 10, 10 मतलब, फिर 32 - 10 कितना होता है, 22, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 22। सॉल्व कर लोगे इतना, जगह नहीं है, नहीं तो सॉल्व कर देता। ठीक है, तो के की वैल्यू 22 आ गई। सही है, एग्जाम में जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो 1 मार्क्स पे रह जाओगे, पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, डरा रहे ना, डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, डर मत जाना। ठीक है, बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस आर कोलिनियर। तो देखो, अब 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, देखते हैं शायद ये मिड पॉइंट से हो जाए। ठीक है, पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, तो थोड़ा सा गड़बड़ सा लगता है, इतना सारा काम करने दे दिया 1 मार्क्स में, तो इसमें भी मिड पॉइंट लगा के देखते हैं। तो देखो, 0 + 4/2, 0 + 4/2 = 2 फिट बैठ गया, देखो मिड पॉइंट वाली बात फिट बैठ गई। इसका मतलब के भी क्या होगा, 1 - 5/2 -4/2 -2, यानी के की वैल्यू कितनी होगी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। If triangle ABC and a triangle DEF such that AB is 1.2, D is ratio of this, जरा देखते हैं बना के क्या है ये क्वेश्चन। ये ABC है, ABC, और ये DEF है। ठीक है, सिमिलर दिए हुए हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, एरिया एरिया का कुछ ऐसा रेशियो वेशियो पूछेगा। ठीक है, देखते हैं। तो ये ए बी की लेंथ दे दी 1.2, डी की लेंथ दे दी 1.4। सही है, बोलता है रेशियो ऑफ एरिया बताओ। तो ये पिछले सेट्स में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, हालांकि बिल्कुल सेम नहीं थे, लेकिन कंसेप्ट ऐसा ही था कि जो ट्रायंगल्स के रेश अगर ट्रायंगल सिमिलर हों, तो उनके एरिया का रेशियो जो होता है, वो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए बी दी हुई है, तो ए बी लिख लो, डी दी हुई है तो डी लिख लो, इनको स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 1.2 का स्क्वायर अपॉन 1.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि स्क्वायर एक साथ ही लगा देता हूँ, जिससे मेरे पॉइंट पॉइंट हट जाएंगे। ठीक है, नहीं करना तो मत करो, कोई बात नहीं, चलो हटा देते हैं इसको, एक साथ स्क्वायर का तो हटा देते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं 1.2 × 1.2 डिवाइडेड बाई 1.4 × 1.4, तो डेसिमल चले गए, 12 × 12 बाई ये कितना हो गया, 14 × 14। सही है, तो यहाँ पर 2 7 ज़ा, यहाँ पर भी 2 7 ज़ा, यानी 4 3 ज़ा। ठीक है,
तो ये आ गया हमारा, ये 2 7 से 4 3 ठीक है। तो 12 3 36, y 49 आ गया हमारा आंसर। सही है। तो आज यही खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगा है तो शेयर करो।